हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास से स्वागत करता हूं। हम लोग आज अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में, और बायोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे सेल, कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे बात करते हैं हम सेल के बारे में। ये आपका सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इस स्ट्रक्चर से हम देखते हैं यहाँ पर कि सेल क्या है। तो सेल की परिभाषा क्या होती है? सेल की परिभाषा यही होती है कि सेल जो होती है किसी भी जीव की रचनात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोई भी जीव होगा तो उस जीव की जो संरचनात्मक, जो स्ट्रक्चर देती है और जो एक्टिविटी प्रदान करती है, जो उसकी क्रियात्मक जो होती है इकाई होती है, मतलब सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी जीव की, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका। अब कोशिका की बात आती है तो कोशिका खोज किसने किया था? तो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो है कोशिका की खोज किया। कोशिका खोज किस में किया? तो उन्होंने कार्क की नली के रूप में किया था, कार्क की नली के अंतर्गत किया था। और रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। और इस माइक्रोग्राफिया के अंतर्गत जो है उन्होंने सेल्स के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दिया, सेल्स के बारे में लिखा। और साथ ही साथ जो है उन्होंने बताया कि माइक्रोग्राफिया जो है एक कोशिका शब्द का उल्लेख करता है, कोशिका शब्द के बारे में बताता है। जबकि कोशिका सिद्धांत के बारे में जो वर्णन किया गया, कोशिका सिद्धांत के बारे में जो बताए, वह वैज्ञानिक कौन है? कोशिका सिद्धांत के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वह हमारे स्लाइडन एवं स्वान है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्लाइडन एवं स्वान है। देखिए, एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस टॉपिक ही जो है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमने देखा कोशिका परिभाषा क्या है? यह जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। साथ ही साथ इसकी खोज करता है रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 ईस्वी में। किसने किया था? कार्क की नली से किया था। साथ ही साथ जो है इनकी पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया में किसका उल्लेख किया गया है? तो कोशिका शब्द का उल्लेख किया गया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो यह है स्लाइडन एवं स्वान। अब हम देखते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। चलिए देखते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका का जो प्रकार होता है, कोशिका के प्रकार में कोशिकाएं जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखते हैं इसमें अंतर क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर्गत। प्रोकैरियोटिक जो होती कोशिका होती है, यह इसमें केंद्रिका और कला युक्त होती है। मतलब इस प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जिसके अंदर केंद्रक पाई जाती है, केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है, और कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। इसके अंदर कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग जो होता है अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। इनके अंदर जेनेटिक्स जो चीज़ें होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत, जेनेटिक चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या होती है? अवेलेबल होती है। और क्या है कि कोशिका के अंतर्गत जो होती है प्रोकैरियोटिक, इसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है। कौन सी क्या पाई जाती है? राइबोसोम का उपस्थिति पाई जाती है। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वह जीवाणु है और निर्हरित शैवाल। तो निर्हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? तो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो होती है केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है, जबकि कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ ये इस जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह अनुवांशिक पदार्थों को रखती है, अनुवांशिक जेनेटिक चीज़ें जो होती हैं उनको अपने पास रखती है, और राइबोसोम की उपस्थिति होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का अंतर्गत देखा जाए तो यह कोशिका जो होती है पूरी तरीके से डेवलप होती है, पूरी तरीके से विकसित होती है। पूर्ण विकसित केंद्रक तथा कलायुक्त कोशिकांग पाया जाता है। देखिए इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या है कि न तो केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग, ये सारी चीज़ें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ये सारी चीज़ें जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, जबकि केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग जो होती है ये यूकैरियोटिक में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जो है एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन। और ये सभी पेड़ पौधे एवं जंतुओं में पाई जाती है। तो ये बात करें मनुष्य के अंतर्गत या भेड़ बकरी, ठीक है, या जितने भी पेड़ पौधे हैं इसके अंतर्गत जो होती है किस प्रकार की कोशिका होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और जबकि प्रोकैरियोटिक में जो होती है इसमें कौन सी कोशिका होती है?
जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये जीवाणु और निर्धारित शैवाल में पाई जाती है। इसके अंतर्गत यदि प्रोटीन की बात कर लेंगे तो इसमें 70S प्रोटीन होता है, 70S टाइप का होता है, जबकि इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह 80S पाई जाती है, 80S पाई जाती है। अब देखते हैं कोशिका के भाग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोशिका के भाग, तो कोशिका के भाग की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो हमें देखने को मिलता है एक होता है कोशिका भित्ति सेल वॉल, और यहाँ पे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, कोशिका के प्रमुख भाग हैं। देखिए कोशिका भित्ति जो होती है यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान होती है। सिर्फ पौधे वाले जितने भी सेल वॉल होती हैं, पौधे जितने भी होते हैं प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो होती है, ये सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है उनके अंतर्गत। तो खुद ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना। तो किसके अंदर पाई जाती है, पौधों के अंदर पाई है, ना कि जीव जंतु में पाई जाती है। दूसरी बात क्या होती है कि सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज। और सेलुलोज जो होता है एक प्रकार क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन होती है, जो क्या होती है आसानी से पच जाती है। और ये जो होता है कोशिका का सबसे ऊपरी भाग होता है। कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, कोशिका का सबसे बाहरी भाग होती है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्टमैन जी है, कौन है, अल्टमैन। और 1886 ईस्वी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो किया गया बेंडा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, बेंडा के द्वारा। और इसका कार्य क्या है, श्वसन संबंधी क्रियाओं को एक्टिव करना। श्वसन संबंधी जितने भी ब्रीदिंग सिस्टम है उनको क्या करती है, एक्टिव करने का काम करती है। उसके बाद जो है जितने भी हमारे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, नीलहरित शैवाल हैं, में अनुपस्थित होती है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है किस में अनुपस्थित होती है, जीवाणु और नीलहरित शैवालों में अनुपस्थित होती है। बाकी जितने पेड़ पौधे जो होते हैं सब में क्या होती है, पाई जाती है। इसका अन्य नाम क्या है, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होती है क्रेब्स चक्र जो होता है इसी में चलता है, और इसी में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसमें क्या होती है 36 या 38 ATP जो होती है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमने देखा कोशिका के प्रमुख भाग में कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो जीव जंतु और मनुष्यों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है पेड़ पौधों का बाहरी हिस्सा होती है, जिसको कठोरता प्रदान करती है, और साथ ही साथ जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। दूसरी बात माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया, और इसका खोजकर्ता अल्टमैन है, और इसका काम क्या है, श्वसन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाई जाती है, तो जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में नहीं पाई जाती है। और इसका अन्य का नाम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वह है कोशिका का पावर हाउस। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम एक होता है लाइसोसोम, एक होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, रायबर्ट द्वारा किया गया, रॉबर्ट द्वारा। एक है रॉबर्ट और एक है रॉबर्ट द्वारा। तो राइबोसोम क्या होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करने में, प्रोटीन का निर्माण करने में कौन सहायता होती है, राइबोसोम होती है। ये जो होती है प्रोटीन के संश्लेषण करती है, निर्माण करती है, प्रोटीन को बनाने का काम करती है। यदि हमारे शरीर के अंतर्गत जो होती है कहीं क्षति होती है, कहीं क्षतिपूर्ति होती है, तो उसको क्या करती है, बनाने का काम करती है। और हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम का जो अन्य नाम है वह है प्रोटीन का फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो है प्रोटीन कोशिका के बारे में देखते हैं। दूसरी जो है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, तो यह किससे चिपकी होती है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है राइबोसोम इसी से चिपका होता है। अर्थात राइबोसोम जो होता है इसके ऊपर चिपका होता है, अटैच होता है, और यही अटैच होकर के जब इससे एनर्जी मिलती है, मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है जब इसको एनर्जी देती है, तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक हो जाता है, प्रोटीन बनाने में एक्टिव हो जाता है। और साथ ही साथ क्या है, ये लिपिड संश्लेषण का निर्माण करती है, लिपिड चिपचिप पदार्थों का भी निर्माण करने का सहायक करती है। कौन, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। और अंतःप्रद्रवी जालिका किसको सपोर्ट करती है, राइबोसोम को। राइबोसोम किस पर स्थित होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका पर स्थित होता है। तो हमने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोगों ने देखा कोशिका के बारे में। कोशिका किस प्रकार से काम कर रही है और किस टाइप के हैं, और इसके कौन कौन से भाग है। तो कौन कौन से भाग हमने देखे यहाँ पर, हमने देखा कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्रेब्स चक्र जो होता है किस में चलता है, तो आप बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बिजली घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, तो नीलहरित शैवाल और जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पौधों के बाहरी हिस्से में पाया जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या है, राइबोसोम का प्रोटीन का संश्लेषण करने में। उसके बाद राइबोसोम को क्या किस नाम से जानते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं।
राइबोसोम किससे चिपका रहता है? तो ये अंतर्प्रदेही जालिका से चिपका रहता है। ये सारे क्वेश्चन जो बनेंगे। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने खोज किया था आपके किसका, जो है हमारी कोशिका का। कोशिका खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में किया गया था। कोशिका कितने प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका के अंतर्गत जो होती है इसकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का प्रोटीन होता है? 70S होता है। यूकैरियोटिक में 80S होता है। यूकैरियोटिक किस में पाई जाती है? जीव जंतुओं और मनुष्यों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक जो होती है ये नीलहरी शैवाल और जीवाणुओं में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? इसमें इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका और जो होती है केंद्रक या ये जो होती है नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं कोशिका का प्रमुख भाग। कोशिका का प्रमुख भाग क्या क्या है? केंद्रक है और यहाँ पे लाइसोसोम है। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोजकर्ता जो है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज होती है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अभी हमने देखा था कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक, केंद्रिका, ठीक है ना, कोशिकांग, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है केंद्रक पाया जाता है। और मुख्य रूप से यदि बात कर लें तो आनुवंशिक जो जेनेटिक्स मटेरियल्स है, डीएनए का ये स्रोत है। कौन? केंद्रक। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत कौन है? तो केंद्रक है। उसके बाद आते हैं हम लाइसोसोम में। लाइसोसोम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है आत्महत्या की थैली, सुसाइड्स बैग्स कहते हैं। सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं लाइसोसोम को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? डी डुबे, जो 1958 ईस्वी में जो है लाइसोसोम की खोज करते हैं। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम किस में सहायता करता है? ये गाल्जी काय के निर्माण में सहायता करता है, मतलब गाल्जी काय का निर्माण करता है। उसके बाद देखते हैं कि स्तनधारियों की लाल कणिकाओं में उपस्थित पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि लाइसोसोम जो होता है किस में अनुपस्थित होता है? तो हम कह सकते हैं कि स्तनधारी जो होते हैं, ममल्स जो होती हैं, उन ममल्स की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स होती है, उसमें ये जो होती है एब्सेंट पाई जाती है। कौन? लाइसोसोम। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कैमिलो गोल्जी जो है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज, गोल्जी काय की खोज कब की थी? तो 1898 ईस्वी में। इसकी क्रियात्मक इकाई जो है, गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई जो है वह है सिस्टनी। इसका अन्य नाम क्या है? गोल्जी उपकरण। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक करना, यातायात को मैनेजमेंट करना। गोल्जी उपकरण कोशिका के अणु, जो कोशिका के सेल होते हैं, जो सेल के एटम्स होते हैं, अणु होते हैं, उन क्या करती है? मैनेजमेंट करती है, यातायात मैनेजमेंट करती है, मतलब उनके प्रवाह को निर्धारित करने का काम करती है। कौन? गोल्जी काय। गोल्जी काय जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करने का कार्य किसका करती है? तो वह करती है गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। अब आते हैं हम लवक की बात करते हैं। लवक यह पादपों में उपस्थित होता है। लवक जो होती है पाई जाती है किसमें? पौधों में पाई जाती है। हरित लवक। इसके खोजकर्ता कौन है? हेक्कल, 1865 ईस्वी में। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो दिया गया है आपका क्या है? लवक है, ल्यूकोप्लास्ट। एक आता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो हम लवक के प्रकार को देखेंगे आगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम पादप कोशिका में जंतु कोशिका में अंतर। देखिए पादप कोशिका में जंतु कोशिका में अंतर। यहाँ पे अंग दिया है, यहाँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका है। पहला दिया है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किस में उपस्थित होती है? पादप कोशिका के अंतर्गत, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। लवक की बात करेंगे तो पादप कोशिका में उपस्थित होता है लवक। यदि हमारे अंदर भी, मनुष्य के अंतर्गत या जीव जंतुओं के अंतर्गत लवक पाया जाता तो भगवान जो है इस पृथ्वी पर वनस्पति को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस प्रकार से यदि पौधों के अंदर जो होती है लवक पाया जाता है तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो यदि हमारे अंदर लवक पाई जाती तो हम लोग भी अपने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे अंदर क्या होती है? लवक नहीं पाई जाती है, इसलिए हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जबकि पौधों में लवक पाई जाती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। आता है तारक काय। तारक काय जो होती है पौधों में अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें मनुष्य जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। एक होती है रिक्तिका। तो पादप पौधों में जो होती है रिक्तिकाएँ बड़ी बड़ी होती है, जबकि हमारा जो जीव जंतु होते हैं उनमें क्या होती है? रिक्तिकाएँ छोटी छोटी होती हैं। तो रिक्तिका दोनों में पाई जाती है। तो बड़ी रिक्तिका किस में होती है? पौधों में पाई जाती है। तभी इनकी सेल जो होती है लंबे लंबे हो जाते हैं और चौकोर जो होते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के इनके अंदर रिक्तिका देखने को मिलती है, जबकि जीव जंतुओं में देखने को नहीं मिलती है। अब परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया है।
परीक्षा की दृष्टि से दिया कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कब? जब क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक पाया जाता है तब। जीनोपाइट क्या है? एक जीवों का अनुवांशिक संगठन है। जीनों का क्या है? अनुवांशिक संगठन है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। और एक होता है फिनोटाइप। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते बल्कि पर्यावरण ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, उसे हम सरीसृप होते हैं। सरीसृप के अंतर्गत क्या होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से उसमें लिंग निर्धारण होता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो सरीसृपों के अंतर्गत जो होती है कोई लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, वह जो होती है उष्मीय ताप के आधार पर जो होता है उनका लिंग निर्धारण हो जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? तो ये बनती है प्रोटीन व लिपिड से। प्रोटीन व लिपिड से। तो ये क्वेश्चन जो थी बहुत ही लाभदायक और बहुत ही एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।